हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 18 नवंबर 2024 और आज की द हिंदू न्यूज़पेपर और एडिटोरियल को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो आप एक शांत एनवायरनमेंट में जो है बैठ जाएं, ईयरफोन जो है वो लगा लें। जो जो चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा उसको ध्यान से आपको सुनना है और अपने साथ चाहो तो एक रफ पेपर भी रखो और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं बोलते जाऊंगा उसको आप रफली नोट डाउन कर सकते हो। फिर उसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने रहेगा जैसे कि जो भी हम डिस्कशन करेंगे न्यूज़ को उसके शॉर्ट नोट्स में आपको दे दूंगा और स्क्रीन पर ही आपको नीचे बॉटम पेज है वो दिख जाएगा कि द हिंदू के कौन से पेज की है, कौन सी न्यूज़ है और उसके शॉर्ट नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसकी डिटेल समरी हर एक न्यूज़ की हम अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अच्छा, एक गिव अवे भी है। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है और लाइक का बटन जरूर हिट करना और कमेंट्स रेगुलर बेसिस पर जो है वो चैनल पर करते रहना। इससे होगा क्या कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे हमारे कंप्लीट होंगे तो हम 8000 रुपीज़ की वर्थ की बुक्स जो है किसी भी हमारे एक रैंडम मतलब एक लकी विनर को जो है वो प्रोवाइड कराएंगे और उनके घर तक पहुंचेगी और ये आपको भी मिल सकती है 8000 रुपीज़ के वर्थ की सिविल सर्विसेज की कंप्लीट बुक्स। तो चलो समय ना वेस्ट करते हुए फटाक से सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया और नाइजीरिया के रिलेशनशिप से रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया और नाइजीरिया एक साथ आएंगे और टेररिज्म, पायरेसी और दूसरे सिक्योरिटी के खतरे से निपटने के लिए काम करेंगे। लेकिन ये पार्टनरशिप सिर्फ सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप विद नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने पर हम फोकस कर रहे हैं। आज हम इस पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में समझेंगे और उसके कुछ की एरियाज को जो है वो कवर करेंगे जो कि आपके यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट रेडी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया नाइजीरिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इंडिया इज फोकसिंग ऑन बूस्टिंग टाइज विद नाइजीरिया। डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे एरियाज पर हम दोनों मिलकर जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, इंडिया और नाइजीरिया। इस पार्टनरशिप के मेन ऑब्जेक्टिव हैं टेररिज्म और पायरेसी को काउंटर करना, एनर्जी रिसोर्सेस का सिक्योर एक्सेस करना, ट्रेड रिलेशंस को और एक्सपेंड करना, ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल एक्टिविटीज को टैकल करना। अब इंडिया की प्रायोरिटी इज टू वर्क टुगेदर विद नाइजीरिया इन दीज एरियाज टू स्ट्रेंथन रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि क्षेत्रीय और वैश्विक सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए हम नाइजीरिया के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप ना सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि ये मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी में इंडिया का रोल भी शो कर रहा है। अब बात करते हैं रिलीफ एफर्ट्स की। इंडिया ने 20 टन ऑफ रिलीफ सप्लाईज नाइजीरिया के फ्लड अफेक्टेड रीजन को भेजे हैं, यानी कि नाइजीरिया में जहां पर बाढ़ आई है तो वहां पर हमने रिलीफ सप्लाई भेजे हैं 20 टन के। ये इनिशिएटिव ह्यूमैनिटेरियन एड की एक अच्छी एग्जांपल है जहां पर इंडिया अपने रिसोर्सेस यूज करके नाइजीरिया की मदद कर रही है। ये स्टेप्स दिखाता है कि इंडिया अपने रिलेशन को सिर्फ पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर भी स्ट्रांग कर रहा है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में इंडियन डायस्पोरा इन नाइजीरिया का भी जिक्र किया है। आज नाइजीरिया में लगभग 60,000 इंडियंस रहते हैं जो नाइजीरिया और इंडिया के बीच कल्चरल और इकोनॉमिक ब्रिजेस का काम करते हैं। ये डायस्पोरा ना सिर्फ बायलैटरल टाइज को स्ट्रेंथन करता है बल्कि इंडिया की ग्लोबल इमेज को भी बूस्ट करता है। मोदी जी ने अपनी स्पीच में एक और इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करी, अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन एज अ परमानेंट मेंबर इन G20। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में ग्लोबल साउथ को प्रायोरिटाइज कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया अपने लीडरशिप को ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए अफ्रीका के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस विजिट को एक 3 नेशन टूर का पार्ट बनाकर पीएम मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप का शोकेस किया। यह विजिट मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करने और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एनहांस करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया की अफ्रीका स्ट्रेटजी को समझना ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में ये टॉपिक यूपीएससी एग्जाम में रेलिवेंट हो सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं इंडिया और नाइजीरिया की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में, जो फोकस कर रही है डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड और टेररिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे इशूज़ को टैकल करने के लिए। इंडिया ने 20 टन ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भेजा है नाइजीरिया फ्लड अफेक्टेड रीजन को।
लगभग 60,000 इंडियंस नाइजीरिया में रहते हैं। इंडिया सपोर्ट कर रही है कि अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल गवर्नेंस में, क्योंकि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर फोकस कर रही है इंडिया। पीएम मोदी ने 3 नेशंस टूर जो है वो किया है अफ्रीका के अंदर, जो एक डिप्लोमेटिक विजिट हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था एक टॉपिक, और वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो गाइस, और शेयर ज़रूर करो वीडियो को। अगर चाहो तो अपने ही खुद के नंबर पर शेयर कर दो, इससे यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो हमें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। सो गाइस, हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ कुछ गिनती के देशों के पास है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। इंडिया ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी में एक और हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए। सबसे पहली चीज तो इंडिया ने पहली बार अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर, जो इसे एक लॉन्ग रेंज टैक्टिकल वेपन बनाता है। यह एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे नोट डाउन करने वाले कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से हम ज्यादा तेजी और एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब बात करेंगे डीआरडीओ के रोल के बारे में। तो ये मिसाइल पूरी तरह से इंडिजीनियस डेवलप्ड है, मतलब ये एक आत्मनिर्भर भारत का शानदार एग्जाम्पल है। मिसाइल का डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। ये हमारे देश का प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब यह है कि हम एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट होते आ रहे हैं। अब मिसाइल के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल कुछ खास फीचर के साथ आती है। मैक 5 स्पीड, इसका मतलब यह है कि मिसाइल साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज है। इस मिसाइल के अंदर अलग अलग टाइप के वॉरहेड्स कैरी किए जाते हैं। ये अपने टारगेट को प्रिसाइसली यानी कि सटीक तरीके से हिट करने और डायनेमिक सिचुएशन में मैन्यूवर करने की कैपेबिलिटीज रखता है। मैन्यूवर का मतलब ये होता है कि एकदम से, मतलब अगर कोई टारगेट जो है वो मूव कर रहा है तो उसके पीछे एकदम से तेजी से ये शिफ्ट कर जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ एक नए मिसाइल का बनना नहीं है। इसका मतलब है हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में एक स्ट्रेटेजिक एज अचीव कर रहे हैं। अब हम उन कुछ गिनती के देशों के क्लब में शामिल हो गए हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है। सो एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिली। हाइपरसोनिक मिसाइल के ग्लोबल और रीजनल इंप्लीकेशंस क्या हैं, ये आपको जो है वो सीखने को मिला, और डीआरडीओ के कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको सीखने को मिले। अब शॉर्ट नोट्स आपके सामने ऑलरेडी हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि हमने हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर की है। मैक 5 यानी कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है, और इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और इससे हमारे इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज बूस्ट होंगी, और इंडिया कुछ सेलेक्टेड नेशंस की कैटेगरी में आ जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। तो ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं, ये भारत की सोच और आत्मनिर्भरता की जीत है। गाइज, आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनने की या आईपीएस ऑफिसर बनने की, यूपीएससी क्रैक करने की। ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, आईएएस ऑफिसर से रिलेटेड है। हम बात करेंगे केरल के 2 आईएएस ऑफिसर के सस्पेंशन के बारे में। क्यों उन्हें सस्पेंड किया गया, क्या एलिगेशंस थे, और इस इंसिडेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 और पेपर 4 के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट होगा। केरल के 2 आईएएस ऑफिसर एन प्रशांत और के गोपाल कृष्णन, इनको ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स 1968 के वॉयलेशन के एलिगेशंस पर सस्पेंड किया गया है। एन प्रशांत पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर डेरोगेटरी रिमार्क्स किए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की इमेज को अंडरमाइन किया है। प्रशांत का क्लेम यह है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। के गोपाल कृष्णन पर आरोप है कि उन्होंने एक रिलीजन बेस्ड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सीनियर आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए। इन दोनों ऑफिसर्स की एक्टिविटीज को अनबिकमिंग ऑफ एन आईएएस ऑफिसर माना गया है। यानी कि एक बोलते हैं ना बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, तो अनबिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर जो कंडक्ट रूल्स के तहत एक बहुत ब्रॉड टर्म है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 को समझते हैं।
एथिकल स्टैंडर्ड्स, ऑफिसर को अपने काम में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है, क्योंकि देखो आपके जब आप ऑफिसर बनोगे तो आप एक एथिकली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। दूसरा है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, किसी भी तरह के पॉलिटिकल बाइस से बचना होता है एक ऑफिसर को। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर पब्लिक क्रिटिसिज्म, गवर्नमेंट पॉलिसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना बिना अप्रूवल के अलाउड नहीं है। ये रूल्स ऑफिसर्स की प्रोफेशनलिज्म और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। आपको बता दें इस इंसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर क्या चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो पहला तो सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है, जिससे कंफ्यूजन और मिसयूज का स्कोप बढ़ता है, क्योंकि ऑफिसर को पता नहीं कि सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करना है, राइट। क्योंकि कई बार ऑफिसर जो है वो इमोशनल हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर जो है वो अपना गुस्सा जो है वो डाल देते हैं। अब इसमें जैसे आपको पता है कि जो रूल्स कहता है ऑल इंडिया सर्विसेज का 1968 का, वो यही कहता है कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट सोशल मीडिया पर कई बार ऑफिसर्स क्रिटिसाइज कर देते हैं जाने अनजाने में, तो क्योंकि उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है। अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, ये टर्म काफ़ी वेग है, जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और मिसयूज के चांसेस बढ़ाता है। सोशल मीडिया का राइजिंग रोल, पब्लिक एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया काफ़ी ज़रूरी हो गया है आजकल, लेकिन इसका मिसयूज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जैसे कि क्लियर और डिटेल्स रूल्स होने चाहिए जो परमिसिबल हो और नॉन परमिसिबल कंटेंट डिफाइंड करें। कंडक्ट रूल्स में एक डिटेल्ड लिस्ट होनी चाहिए जो अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर को एक्सप्लेन करे कि क्या ऐसा ऑफिसर करेगा जिससे कि वो ऑफिसर के पद से हट जाएगा, तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूसेज के लिए ट्रेन करना जरूरी है, जिससे वो अपनी एनोनिमिटी और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर सकें। ये इंसिडेंट हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि सिविल सर्वेंट्स के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट और एथिकल बिहेवियर कितना जरूरी है। ये गवर्नेंस और एथिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के केस स्टडी के रूप में यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। कुछ शॉर्ट नोट्स की बात करें जो आप मेंशन करोगे, अपने पास लिखोगे, तो ये इंसिडेंट है। हालांकि इनका नाम आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप मेंशन कर सकते हो कि केरल के केस में जो है वो मिसकंडक्ट हुआ है, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 का। सोशल मीडिया की गाइडलाइंस की कमी है, अनबिकमिंग एन ऑफिसर जो है उसका वेग टर्म यूज़ किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच में बैलेंस होने की आवश्यकता है। तो एक स्पेसिफिक अब रिफॉर्म्स यानी कि सुधार क्या लाए जाए, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड रूल्स लाओ, एक एग्जाम्पल जो है वो रखो अनबिकमिंग एन ऑफिसर का, राइट। तो ये सब चीज़ें एजुकेट करो ऑफिसर्स को एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट। अब देखो हनी बी का नाम सुनते ही आपको शायद एक छोटी सी मक्खी या हनी याद आती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी मक्खी दुनिया की इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए कितनी ज़रूरी है। इस टॉपिक में हम लोग जो है वो समझने वाले हैं कि कैसे हनी बी की हेल्थ और नई डिजीजेस उन्हें और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को खतरे में डाल रही हैं। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, बीज यानी कि मधुमक्खी का रोल सिर्फ हनी बनाने का नहीं होता है। पूरी दुनिया के 75% से ज़्यादा फूड क्रॉप्स डायरेक्टली इंसेक्ट पॉलिनेटर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें हनी बीज का बड़ा योगदान है। बीज ना सिर्फ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि इनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है। मैनेज्ड हनी बीज और वाइल्ड पॉलिनेटर्स दोनों मिलकर एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। एक रीसेंट रिसर्च में पता चला है कि मैनेज्ड हनी बी समझते हो ना आप, कि जहां पर हनी बीज को जो है वो हाइव्स में रखा जाता है। तो मैनेज्ड हनी बीज और वाइल्ड पॉलिनेटर्स के बीच पैथोजन स्पिलओवर हो रहा है। मतलब वेस्टर्न हनी बीज जैसी स्पीसीज डिजीजेस का एक रिजर्वायर बन गई है जो नेटिव बीज को इन्फेक्ट कर रही हैं। ये डिजीज स्पिल ओवर काफ़ी अलार्मिंग है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हनी बी की पॉपुलेशन गिर रही है, बल्कि पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है। भारत के पास बीज की डाइवर्सिटीज काफ़ी अच्छी है, विथ ओवर 700 नेटिव बीज स्पीसीज, जिसमें से 4 इंडिजीनियस हनी बी की प्रजाति हैं। वेस्टर्न हनी बी को 1983 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी था,
जिससे हनी की ईल्ड में बढ़ोतरी हुई, लेकिन साथ ही डिजीजेस का भी स्प्रेड हुआ। 1991 में थाई सैकब्रूड वायरस ने एपीज सेरेना कॉलोनीज का 90% जो है वो खत्म कर दिया था, यानी कि उनकी जो कॉलोनीज जो थी एपी सेरेना मधुमक्खी की, वो खत्म हो गई थी 90% तक, जो सदर्न इंडिया में थी। धीरे धीरे ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक बीमारी पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को खराब कर सकती है। माइग्रेटरी बी कीपिंग प्रैक्टिसेस और हैबिटेट ओवरलैप ने बीमारी के स्प्रेड को और इंटेंसिफाई कर दिया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे क्षेत्र में इसकी बड़ी इंपैक्ट जो है वो देखने को मिली। बीज की डिक्लाइन से पॉलिनेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होता है, जो डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन और बायोडाइवर्सिटी को इंपैक्ट करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें डेडिकेटेड डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज और रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। रिसर्च और सर्विलांस के बिना हम इस इशू को इफेक्टिवली टैकल नहीं कर पाएंगे। साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर फोकस करना होगा। सो ये टॉपिक यूपीएससी के एनवायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन के लिए डायरेक्ट रेलिवेंट था। इसमें आपको बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेशन का रोल, इन्वेजिव स्पीसीज जो आक्रामक प्रजाति होती है उनका क्या इंपैक्ट होता है, तो वो हमने समझा और जाना कि किस प्रकार से मधुमक्खी जो है उसमें अगर एक कोई बीमारी आएंगी तो और वो बीमारी तेजी से फैलेंगी और मधुमक्खी खत्म हो जाएंगी, तो कैसे हमारा फूड प्रोडक्शन भी जो है वो कम होने लगेगा। क्योंकि देखो क्रॉप्स जो है वो बीज के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। किस पर्पस के लिए? पॉलिनेशन के लिए। सो बीज सिर्फ छोटी सी मक्खियां ही नहीं, ये इकोसिस्टम के अनसंग हीरोज हैं। इसका हेल्थ प्रोटेक्ट करना सिर्फ फार्मर्स या साइंटिस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर इंसान का फर्ज है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था। आप देखो ये नोट्स है आपके सामने कि 75% से भी ज़्यादा पूरे दुनिया भर के फूड क्रॉप्स जो है वो पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली बीज। इसके अलावा मैनेज्ड हनी बी डिजीज जो है वो स्प्रेड कर रही है वाइल्ड पॉलिनेटर्स में, और जो कि बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी बुरी तरह से खतरा कर रही हैं। इंडिया के पास 700 से भी ज़्यादा हनी बी की प्रजाति है, नेटिव प्रजाति। और वेस्टर्न हनी बीज जो है वो उसने हनी की ईल्ड को बढ़ाया था, बट वेस्टर्न हनी बीज के कारण डिजीज जो है वो बढ़ गई। थाई सैकब्रूड वायरस जो है वो उसने 90% एपी सेरेना कॉलोनीज को रहे, यानी कि एपी सेरेना एक मधुमक्खी का नाम है, उसकी कॉलोनी को रहे वो साउथ इंडिया से 1991 में हटा दिया था। ये डिजीज जो है वो जो फैली है तो ये पॉलिनेशन को अफेक्ट करती है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी को खतरा होगा और पूरे इकोसिस्टम को खतरा होगा। तो करना क्या चाहिए? मॉनिटरिंग करनी बढ़ाने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रकार के रिस्क को जो है वो कम करने के लिए। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। अब गाइस हम लोग एडिटोरियल को जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो कि गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को रीडिफाइन करता है। इस टॉपिक के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है अगर आप पिछले एक हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं मुझे तो। रिसेंट टाइम में बुलडोजर एक्शन एक ट्रेंड बन गया है, जिसमें बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के घर और शॉप्स डिमोलिश कर दिए जाते हैं। ये इशू तब और बढ़ गया जब पॉलिटिशियंस ने इन डिमोलिशन को एंडोर्स करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट इस इशू पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड देता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोलिशन को इलीगल डिक्लेयर किया, जो बिना ड्यू प्रोसेस के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने इन डेमोलिशन को एक तरह का विजिलेंटे जस्टिस कहा और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। इस जजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस ये हैं कि ऑफिशियल्स को जस्टिफाई करना होगा कि डेमोलिशन का एक्शन क्यों लिया गया और वो प्रोपोर्शनेट था या नहीं। किसी का घर बिना लीगल प्रोसीजर के तोड़ना, डिमोलिश करना नहीं है। इससे डिग्निटी और फेयरनेस के कंसेप्ट प्रोटेक्ट होता है। इलीगल डिमोलिशन में इन्वॉल्व ऑफिशियल को पर्सनली लायबल माना जाएगा और उनसे कंपनसेशन देने को कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज की तरफ स्पेशल कंसर्न दिखाया। ये वल्नरेबल ग्रुप्स यूजुअली बिना किसी सपोर्ट के छोड़ दिए जाते हैं, पर अब उनका प्रोटेक्शन इंश्योर करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो वो होता है ना झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, मार्जिनल कम्युनिटी, स्लम एरिया में रहने वाले लोग जिनको हटा दिया जाता है उनकी जगह से, तो उनको कहा कि भाई
इनको एकदम से हटाना नहीं है, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के एकदम से हटाया नहीं जा सकता। हाँ, एक क्रिटिसिज्म भी है, जुडिशरी ने इस इशू पर रिएक्ट करने में काफी टाइम लिया, और जबकि मिसयूज ऑफ डिमोल्यूशन पहले ही स्पॉटलाइट में आ चुका था, पिछले कुछ सालों से भी हम लोग देख रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट के टाइम पर भी ये चीज देखने को मिली। ये जजमेंट एक रिमाइंडर है कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को इंश्योर करना जुडिशरी का प्राइमरी रोल है, और ये एक पॉजिटिव एग्जांपल है जुडिशियल इंटरवेंशन का जो ह्यूमन राइट्स को मजबूत करता है। सो एक क्विक रिकैप जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि डिमोलिशन विदाउट इलीगल प्रोसेस के इलीगल माना जाएगा। विजिलेंटे जस्टिस जो है वो कंडम कर दिया गया, यानी कि आप इस प्रकार से जो है वो इस तरीके का जस्टिस बिना रूल ऑफ लॉ को फॉलो किए नहीं दे सकते हो। लीगल प्रोसीजर को एम्फेसाइज किया गया। ऑफिशियल्स अपने लीगल एक्शंस के लिए लायबल होंगे, और मार्जिनलाइज कम्युनिटी यानी कि पिछड़ी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये फैक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसके पूरे वो हैं शॉर्ट नोट्स, आप ये चीज़ जो है वो मेंशन कर सकते हो अपने पास। और ये जजमेंट सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक अप्रोच है जो आपको इंडियन पॉलिटी और एथिक्स के पेपर में डायरेक्टली हेल्प करेगी, क्योंकि इस टॉपिक को इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई थिंक कि आपको इसके बारे में बहुत अच्छी ऑलरेडी जानकारी है। अब इस आर्टिकल में एक बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी टॉपिक के बारे में, जो जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में। इजराइल और गाजा के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और उसके लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी पर क्या इंप्लीकेशंस हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो इजराइल और गाजा का ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले 13 महीनों से चल रहा है, जिसने गाजा में जहां 2.3 मिलियन लोग रहते हैं बेहद तबाही मचाई है। इस कॉन्फ्लिक्ट का नया चैप्टर शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने एक क्रॉस बॉर्डर अटैक किया। इस अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया और ईरान के साथ स्ट्राइक एंगेज करी। ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स और अलाइज की इन्वॉल्वमेंट यहां काफी सिग्निफिकेंट है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया कि यह वॉर तब तक चलेगा जब तक उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो जाते, लेकिन खुद इजराइल के अंदर ही सिक्योरिटी फेलियर को लेकर उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक का मानना है कि सिक्योरिटी ब्रीचेस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इवन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ ऑफिशियल्स पर आरोप है कि उन्होंने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक किए, ट्रांसक्रिप्ट्स मैनिपुलेट की और रिकॉर्ड्स के एक्सेस वाले लोगों को इंटिमिडिएट किया। यह सब करने का मकसद था नेतन्याहू की इमेज को वॉर्स के जरिए स्ट्रांग दिखाना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर नेतन्याहू खुद इस इन्वेस्टिगेशन का टारगेट नहीं है, लेकिन उनका जो ये बिहेवियर है ये सिक्योरिटी लैब्स को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस खड़े करता है। सो इस टॉपिक में हमने क्या समझा और क्या समझना चाहिए मेनली, तो इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, ये सिक्योरिटी, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का भी एनालिसिस डिमांड करता है। इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा केस स्टडी है जो ये दिखाता है कि लीडरशिप डिसीजन का ग्लोबल और डोमेस्टिक इंप्लीकेशंस कितना गहरा होता है। सबसे पहली चीज़ तो नोट्स में जो है वो आपको क्या चीज़ों पर फोकस करना है, तो नोट्स में जो है वो सबसे पहली चीज़ तो हमास ने क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को। उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने लेबनान के ऊपर कब्जा कर लिया और ईरान के साथ जो है वो एंगेज हो गया। फिर हमें देखने को मिला कि गाजा में बहुत तबाही मची और पूरे दुनिया भर में और लोकल एरियाज में इंस्टेबिलिटी आ गई। फिर एलिगेशन लगाए नेतन्याहू के ऊपर कि वो रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे हैं। और जीएस पेपर 2 के लिए टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के डायनेमिक्स को ये समझाता है। तो ये चीज़ जो है वो हमने डिटेल में जो है वो कवर करी। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, एक जनरल सा एक क्विक रिवीजन टाइप का एक आइडिया कि हाँ भाई ये इश्यूज चल रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। गाइज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक नई स्टैचू जो है वो अभी लगाई गई है जस्टिटिया की। जैसे आपने देखा होगा कि एक लेडी जो है उसके आंखों पे जो है वो पट्टा बंधा रहता है, जिसको अपन बोलते हैं कानून अंधा होता है। बट यहाँ पर जो नया जस्टिटिया का स्टैचू हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसकी आंखों में पट्टा नहीं है। ये ओपन आइड गॉडेस को डिपिक्ट करता है। बस ये एक स्टैचू नहीं है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई है कि क्या हम
न्याय और इंसाफ के कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सोच रहे हैं। सो इसी पर ही एडिटोरियल है न्यू जस्टिटिया के बारे में, और समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और इससे क्या सीखें जिससे हमें यूपीएससी में हेल्प मिले। सो सबसे पहले समझते हैं कॉलोनियल और इंडियन आइकोनोग्राफी का फर्क। ब्रिटिश एरा में जो ब्लाइंड फोल्डेड लेडी जस्टिस का कंसेप्ट आया था वो न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को दिखाता था, लेकिन क्या ब्लाइंड फोल्डेड होना ही इम्पार्शियलिटी का सिंबल हो सकता है? नई स्टैचू इस कॉलोनियल लेगेसी को चैलेंज करती है। यहां पर जस्टिटिया को ओपन आइड दिखाया गया है, मतलब ट्रांसपेरेंसी और इक्वलिटी का सिंबल। ये एक इंडियन कल्चर री इंटरप्रिटेशन है जिसमें साड़ी और ट्रेडिशनल इंडियन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी कि इसमें जो जस्टिटिया जो लेडी है उसमें साड़ी उन्होंने पहनी है। जस्टिटिया का ओरिजिन रोम से होता है जहां पे गॉडेस को क्लियर साइटेड माना गया, लेकिन जैसे जैसे ये कंसेप्ट यूरोप में इवॉल्व हुआ उसमें ब्लाइंड फोल्ड को इंक्लूड किया गया इम्पार्शियलिटी का सिंबल बनाने के लिए। ये एवोल्यूशन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें देखना है कि क्या इंडियन कल्चर के कॉन्सेप्ट्स को ग्लोबल वैल्यूज के साथ अलाइन करना जरूरी है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह स्टैचू इक्वलिटी और ट्रांसपेरेंसी का सिंबल है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मुराल को देखें वहां भी इंडियन कल्चरल एलिमेंट्स को दिखाया गया है। यह सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, यह जुडिशरी के कंटेम्पररी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। आज की दुनिया में कास्ट, जेंडर और आइडेंटिटी के इश्यूज काफी क्रिटिकल है। नई जस्टिटिया स्टैचू इन इश्यूज को एड्रेस करती है, लेकिन एक सवाल उठाती है कि क्या जस्टिस के सिंबल्स रेजिस्टेंस और स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करने चाहिए? क्या हमें डीकोलोनाइजेशन के आइडियल्स को अपनाना चाहिए? तो जस्टिस का मतलब सबके लिए एक्सेसिबल होना, चाहे वो पिछड़ा ग्रुप हो या मेन स्ट्रीम कम्युनिटी हो। अगर जुडिशरी के सिंबल्स इंक्लूसिव होंगे तो कॉमन लोग भी इन्हें अपना समझेंगे। आर्ट और सिंबल्स का डेमोक्रेटाइजेशन जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को और मजबूत करेगा। सो गाइज, ये थी एक नई तस्वीर हमारी जुडिशरी की। ये बस एक स्टैचू नहीं, एक सोच है जो हमें डीकोलोनाइजेशन, इंक्लूसिविटी और इक्वलिटी का एक नया नजरिया देती है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे पॉलिटी हो, एथिक्स हो या हिस्ट्री, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये नई जस्टिटिया हमारी सोच को बदलने में हेल्प करेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि न्यू जस्टिटिया के स्टैचूज में क्या क्या है और क्या ये सिंबल किस चीज़ का रख रही है। तो ट्रांसपेरेंसी, इक्वलिटी का। कॉलोनियल के समय पीरियड में ब्लाइंड फोल्डेड लेडी थी जिसको चैलेंज किया गया, और ये रोमन क्लियर साइडेड जो गॉडेस थी उनसे ये इवॉल्व होकर आ रही है। और सीजेआई के पर्सपेक्टिव को हमने जान लिया कि ये इंक्लूसिविटी, इक्वलिटी और इंडियन कल्चर के एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। और ये फोकस जेंडर, कास्ट, आइडेंटिटी, डीकोलोनाइजेशन, जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन का उस पर फोकस है। और सिंबल जो है वो ये जस्टिस जो है वो पिछड़ी कम्युनिटीज़ को भी देने पर बात करता है। तो बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होंगी आपको। सो गाइज, हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो सिर्फ यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिए नहीं बल्कि दुनिया के फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अ डिवास्टिंग ब्लो टू ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स। तो स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं इस चीज़ की। सो ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे पेरिस एग्रीमेंट का मेन एम है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री तक लिमिट करें। ये बात तो आपको पता होगी। इसमें कंट्रीज अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट करती हैं जो दिखाता है कि उनका प्लान जो है वो क्या है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने का। पर जब मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए अपनी क्लाइमेट पॉलिसीज बदलती हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स पर। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की क्लाइमेट पॉलिसी शिफ्ट के बारे में। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था। शायद आपको पता हो, पेरिस एग्रीमेंट छोड़ दिया था।
अब रिपब्लिकन्स के कंट्रोल में दोबारा ऐसा रोल बैक की उम्मीद है। यह सिर्फ एक नेशनल मुद्दा नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल क्लाइमेट प्रयास के लिए एक मेजर सेटबैक बन सकता है। एक और कंट्रोवर्शियल स्टेप है हेरिटेज फाउंडेशन का प्रोजेक्ट 2025। इसका एम है क्लाइमेट साइंस प्रोग्राम्स को कट करना और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना। मतलब ये बोल रहा है प्रोजेक्ट 2025 कि ये किसी भी तरीके से क्लाइमेट साइंस प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेंगे और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर फोकस करेंगे। ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ग्रीन हाउस गैसेस को पब्लिक हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर करने वाले डिसीजन को भी डिसमेंटल करना चाहते हैं। मतलब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जो भी एजेंसी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, तो वो जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो है वो पॉइजनस गैस, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो वो उसको ये रोक रही हैं कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उस फैक्ट्री को जो है वो बंद ना करवाए, ये कहकर कि ग्रीन हाउस गैसेस पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है। सोचो आप कितना खतरनाक हो सकता है ये। अगर ऐसा होता है तो क्लाइमेट साइंस इंस्टीट्यूशन एक तरफ हो जाएंगे, साइड में साइडलाइन हो जाएंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अगली बात है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 जैसे मेजर इवेंट, जहां यूएसए नेगोशिएटर को क्रिटिसाइज किया जा सकता है उनके इनएक्शन के लिए। डेवलपिंग कंट्रीज जो ऑलरेडी क्लाइमेट क्राइसिस का बर्डन झेल रही हैं, उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर यूनाइटेड स्टेट्स इससे हट गया तो। क्या ये सब यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा? नॉट नेसेसरली। इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है ये, पर इसका फ्यूचर अनसर्टेन है क्योंकि रिपब्लिकन लीडरशिप के अंडर ये बंद भी हो सकती है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज है कि जीओपी लेड स्टेट्स भी रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट को एम्ब्रेस कर रहे हैं। मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशन काफी पोटेंशियल रखते हैं, यानी कि अगर मार्केट चाहेगा, मार्केट में अगर डिमांड है ग्रीन एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर डिमांड के अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स भी रिस्क में हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने एनडीसी टारगेट अचीव ना करना 2030 तक 51.5 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ सकता है। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स अपने टारगेट अचीव नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ेगा और 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग टारगेट से काफ़ी दूर जो है वो ले जाएगा। यानी कि हम इस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। मार्केट फोर्स और बिजनेस क्लीन एनर्जी में अगर इन्वेस्ट कर रही है, यानी कि अगर भाई कंपनीज वाले इन्वेस्टर्स अगर ये ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा जो है वो मिल सकता है। सो गाइज, ये एक डिटेल एनालिसिस था ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स पर, और एक रिस्क हम लोग को देखने को मिला कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये ग्लोबल फंडिंग जो है वो रुक सकती है क्लाइमेट एक्शंस के लिए। और ये चीज़ आप अपने नोट्स में जो है मेंशन कर लो, पेरिस एग्रीमेंट का नोट्स, यूएसए की पॉलिसी शिफ्ट हम लोग को देखने को मिल रही है प्रोजेक्ट 2025 के बारे में। ईपीए का मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसका फुल फॉर्म लिख लेना। दुनिया भर पे क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, तो डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत बर्डन फेस करना पड़ सकता है और अनसर्टेन फ्यूचर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। यूएसए की इकोनॉमी जो है वो अपने टारगेट्स को एक्सीड जो है वो करेगी। मतलब यूएसए का एमिशन, सॉरी इकोनॉमी नहीं, सॉरी एमिशन, यानी कि यूएसए से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होगा तो उसके कारण हम जो ग्लोबल टारगेट्स को अचीव जो है वो नहीं कर पाएंगे, या पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। ठीक है, बस ये कुछ फैक्ट्स हैं जो थोड़े से आपको ध्यान में रखना है। अब गाइस, हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ग्रोइंग एपिडेमिक ऑफ डायबिटीज़। तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज के टाइम में डायबिटीज़ एक ग्लोबल एपिडेमिक बन चुका है, महामारी एक प्रकार से आप कह सकते हो। सो देखा गया है कि 1990 से लेकर 2022 तक डायबिटीज़ केसेस 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं, 200 मिलियन से 800 मिलियन तक हो गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड देश है इंडिया, जहां 212 मिलियन लोग डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। मतलब हमने अब चाइना को भी क्रॉस कर लिया है, जहां ये संख्या 148 मिलियन है। तो हमारे यहाँ 212 मिलियन लोग डायबिटीज से अफेक्टेड हैं, चाइना में 148। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में अनट्रीटेड डायबिटीज के केसेस सबसे ज्यादा हैं, 133 मिलियन लोग अनट्रीटेड हैं कंपेयर टू चाइना 78 मिलियन। अब सवाल उठता है, ये केसेस इतने रैपिडली क्यों बढ़ रहे हैं? तो कुछ इसमें मेन रीजंस है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड्स का बढ़ता ट्रेंड एक मेजर कल्प्रिट है।
फिजिकल एक्टिविटी की कमी ने ओबेसिटी और डायबिटीज़ को इनकरेज किया है। टोबैको कंजम्पशन स्पेशली सिगरेट स्मोकिंग डायबिटीज़ के रिस्क को 30 से 40% तक बढ़ाता है। ये कैसे होता है? निकोटीन इंसुलिन प्रोडक्शन को डैमेज करता है और ग्लूकोज प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण बनता है। स्पेशल फोकस करना ज़रूरी है जेस्टेशनल डायबिटीज़ पर, जो प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होती है। याद रखिएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब? प्रेगनेंसी के टाइम पर डेवलप होने वाली। अगर टाइमली डायग्नोस ना किया गया तो फ्यूचर में माँ और बच्चे दोनों डायबिटीज़ के हाई रिस्क पर होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2030 का टारगेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 2030 तक 80% डायबिटीज केसेस डायग्नोज होने चाहिए और उनका ग्लाइसीमिया कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन इंडिया में डायग्नोसिस रेट काफ़ी लो है। इसे इंप्रूव करना होगा तो वी कैन टैकल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सोल्यूशन की बात करें तो ब्लड टेस्ट जैसे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज या ग्लाइकेट हीमोग्लोबिन टेस्ट का यूज़ करना चाहिए। हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी को अपनाना चाहिए। स्मोकिंग और दूसरे प्रकार के टोबैको को अवॉइड करना चाहिए, जो डायबिटीज़ के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करता है। रूरल और अर्बन एरियाज में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल चैलेंज भी है। इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम पर डायरेक्टली होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इस टॉपिक का क्रिटिकल एनालिसिस करना और सोल्यूशन समझना काफ़ी ज़रूरी था। इसलिए ये जो आंकड़े जो मैंने आपको बताया ना, डेटा, ये थोड़े से ध्यान में रखना। और आपकी जो नोट्स में भी ये डेटा मैंने दिया हुआ है कि डायबिटीज़ जो है वो किस प्रकार से कब से लेकर कब तक राइज हुई है, क्योंकि एक ग्लोबल बर्डन है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा केसेज हैं डायबिटीज़ के, और अनहेल्दी फूड, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, टोबैको यूज़, ये सब मेजर कारण हैं। टोबैको का रोल जो है वो डायबिटीज़ को 30 से 40% बढ़ा देता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, इसके सॉल्यूशंस बता दिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और होपफुली आपने सभी के नोट्स बना लिए होंगे। टॉपिक्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर एटलीस्ट ये मेंशन कर दें कि आपको सब टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए, बढ़िया लगा, और शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।